नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं कक्षा 12 का एक टॉपिक डेविसन जर्मर प्रयोग। देखिए, इस प्रयोग को दो अलग अलग साइंटिस्टों ने एक साथ किया। डेविसन एवं जर्मर दो अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस प्रयोग के जरिए यह सिद्ध किया कि द्रव्य कण होते हैं उनमें भी तरंगीय प्रकृति मौजूद होती है, अर्थात इन्होंने डी ब्रोगली की परिकल्पना की पुष्टि की। एक बार डी ब्रोगली की परिकल्पना सुन लीजिए क्या है। डी ब्रोगली ने यह बताया था कि जब कोई कण गति करता है तो उसमें कणीय प्रकृति के साथ साथ में तरंगीय प्रकृति भी होती है, उनकी तरंग धैर्य होती है। तो उस डी ब्रोगली की परिकल्पना की पुष्टि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की जाती है। देखिए, डेविसन एवं जर्मर ने यह सोचा कि जब अक्स तरंगें किसी क्रिस्टल के ऊपर आपतित होती है तो उनका विवर्तन हो जाता है, और हम ये जानते हैं कि तरंगों का विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तरंगों का विवर्तन होता है। तो यदि द्रव्य कणों में भी तरंगें होती है तो उनका अवश्य ही विवर्तन होगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में द्रव्य कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन को लिया और उनको किसी क्रिस्टल पर आपतित करवाया। तो यह देखा कि उन इलेक्ट्रॉनों का परिकिरण हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। तो उससे इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य होती है और वो डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य के इक्वल ही प्राप्त होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कणों का कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित की जाती है। तो इस प्रयोग को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी व्यवस्था क्या है इसको हम यहां पर अब देखते हैं। सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इस डेविसन एवं जर्मर प्रयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि द्रव्यों की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। द्रव्यों की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ये तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। अब इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो आप देखेंगे। प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था देखिए, इसमें एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन गन, इस प्रयोग के अंदर तीन प्रमुख भाग है। उनमें से पहला जो भाग है वो है इलेक्ट्रॉन गन, और यहां पर आप देखेंगे कि ये दो छिद्र हैं S1 और S2। अभी मैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था बना रहा हूं, आप लोगों के सामने रख रहा हूं।
देखिए इस प्रायोगिक व्यवस्था में यहां तक का जो हिस्सा है इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ये हमारे पास में यहां पर एक क्रिस्टल लगा होता है, इस क्रिस्टल को हम लक्ष्य कह रहे हैं। निकल का क्रिस्टल होता है, लक्ष्य के रूप में यहां पर निकल क्रिस्टल लगा होता है, और एक यहां पर वृत्ताकार पैमाने पर आयनन कोष्ठ कह सकते हैं, चल संग्राहक इसे कहा जाता है। तो ये इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है। ये हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। देखिए एक बार इस एक्सपेरिमेंट की प्रायोगिक व्यवस्था को समझ लेंगे, इसमें है क्या क्या। दोस्तों इसके अंदर मुख्य रूप से 3 भाग हैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था में। मुख्य भाग यहां पर 3 हैं। कौन कौन से हैं वो आप समझ लेंगे। पहला जो भाग है वो है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है, ये यहां पर एक फिलामेंट लगा हुआ है जो कि टंगस्टन का फिलामेंट है। ये जो एफ है वो टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट है ये। इस टंगस्टन के फिलामेंट को जब हम ऊर्जा देते हैं, उच्च विभव पर रखते हैं, तो तापायनिक उत्सर्जन होता है, और तापायनिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, उच्च ऊर्जा वाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इन्हें डायफ्राम से गुजारा जाता है। ये डायफ्राम क्या है वो भी सुन लीजिए। 2 बारीक इनमें छिद्र होंगे और ये क्रमागत रूप से लगे होते हैं, और इससे इसकी तुलना में ये उच्च विभव पर होता है, उच्च धन विभव पर होता है, और इसकी तुलना में ये और उच्च धन विभव पर होता है। तो ये आगे जैसे 2 से भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी यहां पर डायफ्राम यूज में ले सकते हैं, और वो सभी आगे जैसे जैसे चलेंगे उनका विभव उच्च होगा और वो धन विभव पर होते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित पार्टिकल्स होते हैं, और वो इससे आकर्षित होकर इसकी ओर त्वरित गति करेंगे और इस छिद्र में से बाहर निकलेंगे। फिर ये यहां से जब यहां पर इसका विभव भी इसकी तुलना में उच्च होता है, तो फिर और इसकी त्वरित गति बढ़ जाएगी, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमें यहां पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त होती है, बारीक से किरण पुंज प्राप्त होती है। इस व्यवस्था को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक तो होता है टंगस्टन का फिलामेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। S1 व S2 ये डायफ्राम है, और इनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप लोगों को इसकी बनावट, यहां तक इलेक्ट्रॉन गन आपको समझ में आ गई होगी। यहां से हम प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज, इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज प्राप्त की जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज है इसको आपतित करवाते हैं लक्ष्य पर। लक्ष्य के रूप में यहां पर निकल क्रिस्टल है, जो कि इस प्रायोगिक व्यवस्था का हम दूसरा भाग लेकर चल रहे हैं। तो लक्ष्य यहां पर है, और लक्ष्य के रूप में यहां पर हम यूज में लेते हैं निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है लक्ष्य के रूप में। देखिए उसके पीछे रीजन क्या होता है, निकल का क्रिस्टल ही क्यों यूज में लिया गया, उसके पीछे रीजन यह है कि निकल के क्रिस्टल में मौजूद जो परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि लगभग इसकी तरंगधैर्घ्य की कोटि की होती है। इसलिए देखिए प्रकीर्णन या विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह होती है कि माध्यम के कणों का आकार जो तरंग है उसकी तरंगधैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी ही विवर्तन की घटना घटित होती है। द्वारक या अवरोधक का आकार उसी कोटि का होना चाहिए, माध्यम के कणों का आकार उसी कोटि का ही होना चाहिए। तो यहां पर लक्ष्य के रूप में निकल क्रिस्टल यूज में लिया जाता है, और परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणुओं के मध्य की दूरी जिसे हम डी से पुट करेंगे 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है।
तो लक्ष्य के रूप में यहां पर निकल क्रिस्टल को यूज में लिया जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज, इस किरण पुंज इसके ऊपर आकर आपतित होती है तो ये इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का चारों ओर परिकिरण कर देती है। तो निकल क्रिस्टल लक्ष्य इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का चारों ओर परिकिरण या विवर्तन कर देता है। ये दोनों ही वर्ड्स यूज में लेते हैं। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का यहां से परिकिरण हो जाता है, विभिन्न कोणों पर परिकिरण हो जाता है। अब यहां से टकराकर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्राप्त करने के लिए एक आयनन कोष्ठ होता है। एकत्रित करने के लिए, आयनों को एकत्रित करने के लिए आयनन कोष्ठ होता है, जिसको हम यहां पर चल संग्राहक कह रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है वो है चल संग्राहक। चल संग्राहक इसका तीसरा भाग है। चल संग्राहक में क्या है, ये यहां पर एक पाठ्यांक इस फ्रेम के ऊपर अंकित है, वृत्ताकार फ्रेम है, एक स्केल यहां पर लगी हुई है और इसके ऊपर ये जो भाग है वो आराम से इधर उधर खिसक सकता है, हम इसको ले जा सकते हैं। तो ये वाला जो कोष्ठ है इसको आयनन कोष्ठ कहा जाता है। इस पूरी व्यवस्था को हम चल संग्राहक कहते हैं। इसको इधर उधर ले जाकर हम इसमें आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता माप सकते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता है कि भाई यहां से आपतित किरण और प्रकिरणित किरण के बीच का जो कोण है इसको हमने थीटा से यहां पर लिखा है। इस थीटा को हम कहते हैं प्रकीर्णन कोण। इस थीटा को हम कहते हैं प्रकीर्णन कोण। यहां पर आप देखेंगे कि प्रकीर्णन कोण कितना है उसकी वैल्यू इस पाठ्यांक के जरिए पता लग जाएगी। तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस वृत्ताकार फ्रेम का स्केल का प्रयोग किया गया है। इसके साथ में ये जो चल संग्राहक है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं और यहां से होते हुए ये एक इलेक्ट्रोमीटर में से गुजरती है, या इसको हम धारामापी यहां पर लगा होता है। क्या लगा होगा? धारामापी के रूप में ये जी लगा होगा। यहां पर इलेक्ट्रोमीटर कि इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता मापने वाला यंत्र भी यहां पर हम यूज में ले सकते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों को धारामापी दिखाया है। तो इलेक्ट्रॉन है और यहां से ये है भू संपर्कण, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये यहां पर अर्थिंग लगा हुआ है, यहां पर अर्थिंग जुड़ा हुआ है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इधर इस में समाहित हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। तो यहां से जो धारामापी उसमें से करंट फ्लो होगा और करंट इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता कम होगी तो धारा का मान भी कम होगा। तो यहां पर चल संग्राहक के रूप में एक आयनन कोष्ठ लगा होता है, उसके द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है। आयनन कोष्ठ का मतलब यही है। और फिर उसके आगे एक धारामापी लगा होता है जो कि उस इलेक्ट्रॉनों के संसूचन में प्रयुक्त होता है। धारामापी इलेक्ट्रॉनों का संसूचन करता है। संसूचन का मतलब है पता लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन किस तीव्रता में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उसका पता लगाने के लिए यहां पर धारामापी संयोजित होता है। ये जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं संग्राहक, चल संग्राहक, आयनन कोष्ठ भी इसको कह देते हैं। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की प्रायोगिक व्यवस्था है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात इसकी कार्यविधि की बात करते हैं। मैंने हालांकि कार्यविधि भी इसके साथ साथ में आप लोगों को समझाई, एक बार पुनः मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि टंगस्टन का ये तंतु है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और हमें उच्च ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त करनी है, जिसके लिए हम उन्हें दो बारीक छिद्रों वाले डायफ्राम में से गुजारते हैं। और ये जो डायफ्राम है वो क्रमागत इस तरीके से लगे होंगे कि वो एक दूसरे से उच्च विभव पर होंगे। आगे वाला और उच्च विभव पर होगा तो ये इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो डायफ्राम से अट्रैक्ट होकर उच्च ऊर्जा से त्वरित हो जाएंगे और यहां से जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त होगी, एक बारीक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त होगी और इसकी ऊर्जा काफी ज्यादा होगी। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इस व्यवस्था को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से हम उच्च ऊर्जा वाली बारीक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके पश्चात हम उस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को लक्ष्य प्राप्त करवाते हैं। जो लक्ष्य है
वो निकल क्रिस्टल का होता है। और निकल क्रिस्टल इसलिए यूज में लिया जाता है ताकि उस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का आसानी से विवर्तन हो सके, आसानी से उसका प्रकीर्णन हो सके। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज आपतित होती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी संभव दिशाओं में चारों ओर प्रकीर्णित हो जाते हैं। और उन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों को तीव्रता मापने के लिए एक चल संग्राहक लगा होता है, जो कि किसी वृत्ताकार स्केल पर लगा होता है, जिस पर पाठ्यांक लिखे होते हैं। आपतन और प्रकीर्णन किरण पुंज के मध्य का कोण इसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। साथ में यहां से इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर यहां पर लगाया जाता है, धारा मापी यहां पर प्रयुक्त करते हैं। दोस्तों, जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो यहां से वोल्टेज बदला गया। तो अलग अलग वोल्टेज के ऊपर जो तीव्रता है वो अलग अलग प्राप्त होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को 44 वोल्ट, 44 वोल्टेज पर, 54 वोल्टेज पर, 64 वोल्टेज पर, 68 वोल्टेज पर इसको एक्सपेरिमेंट को किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग वोल्टेज पर किया गया। तो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है उसकी तीव्रता भी अलग अलग कोण पर, अलग अलग विभव पर और अलग अलग कोण पर भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। जैसे आपने एक बार 44 वोल्ट ले लिया, फिर इधर आपने हर कोण के ऊपर इसकी तीव्रता मापी, तो वो हमें एक ग्राफ के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके साथ में जब आपने यहां से 54 वोल्टेज अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉनों पर, फिर आपने यहां पर इसके प्रकीर्णन कोण की अलग अलग प्रकीर्णन कोण पर तीव्रता मापी, फिर 64 वोल्टेज 68 वोल्टेज के ऊपर इनकी तीव्रता मापी गई। तो उनका जो ग्राफ है वो किस तरीके से प्राप्त होता है और इसमें कैसे हम तरंगदैर्घ्य प्राप्त करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सर्वप्रथम मैं यहां से कि इसमें जो ग्राफ है उसकी बात यहां पर करता हूं कि ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पर ग्राफ के लिए मैं 3 ग्राफ यहां पर बना रहा हूं। पहला जो ग्राफ है ये हमारे पास में है आपतन की दिशा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके आपतन की दिशा ये है, आपतन की दिशा ये है। और जो ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है, इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। इधर हमने ली है तीव्रता, इधर हमने क्या ली है तीव्रता। और ये जो ग्राफ है वो V बराबर 44 वोल्ट पर है, V बराबर 44 वोल्ट पर है। तो इस ग्राफ में ये देखा गया कि यहां से कि इतनी तीव्रता प्राप्त होती है तो यहां पर प्रकीर्णन कोण इतना ही होगा। और इतनी तीव्रता प्राप्त होती है तो मतलब तीव्रता जब इतनी होती है तब प्रकीर्णन कोण जब अधिक होता है तो तीव्रता वहां पर कम हो जाती है। तो अलग अलग देखो ग्राफ तो यही है, ये वाली लाइन ही है ग्राफ। इस तरीके का 44 वोल्ट के ऊपर ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहां पर इस ग्राफ में देखा गया कि जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाई जाती है इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, तो प्रकीर्णन कोण भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। फिर जब 54 वोल्ट के ऊपर इसी एक्सपेरिमेंट को देखा गया तो इस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट प्राप्त होता है कि यह है आपतन की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के आपतन की दिशा है, आपतित किरण पुंज की दिशा है। और यहां से ये वाला जो एंगल है जब थीटा बराबर 50 डिग्री होता है, थीटा बराबर कितना डिग्री होता है 50 डिग्री होता है। और जब वोल्टेज आप 54 वोल्ट अप्लाई करते हैं तब इसकी तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होती है, जब इसकी तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होती है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि जब आप वोल्टेज 54 वोल्ट लेते हैं और प्रकीर्णन कोण जब 50 डिग्री होता है तो उस पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंजों की तीव्रता सर्वाधिक होगी, उस कोण के ऊपर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होंगे। और यदि आप यहां से आप वोल्टेज और बढ़ा देते हैं, जैसे V बराबर 68 वोल्ट आप यहां पर कर देते हैं, तो यहां से आपको इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। इधर आपतन की दिशा ही है, इधर तीव्रता ही है। तो यहां से जो एंगल है, जब इन तीनों ग्राफों का विश्लेषण किया गया तो यह देखा गया कि सबसे अधिक तीव्रता 54 वोल्ट पर प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिक तीव्रता 54 वोल्ट पर प्राप्त होती है। और उसमें भी वोल्टेज आपने 54 वोल्ट रख लिया और उसमें भी जब प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री होता है
तो तीव्रता सर्वाधिक होती है, अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। और इसी रिजल्ट को काम में लेते हुए डेविसन एवं जर्मर ने इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट की। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ब्रेग इक्वेशन का सहारा लिया। देखिए, ब्रेग इक्वेशन किसी क्रिस्टल के लिए लागू होती है और दो तलों से जो प्रकाश की किरणें हैं विवर्तित होती है, तो उनके लिए एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था जिसको हम ब्रेग समीकरण कहते हैं। ब्रेग का समीकरण कहा जाता है d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा होता है। और क्रिस्टल के दो तलों की जो संख्या है उसको हम n से, तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा से, तलों के मध्य की दूरी को d से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रकीर्णन कोण या विवर्तन कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो उस स्थिति के अंदर देखिए हम ब्रेग समीकरण को यहां पर आप लोगों को अप्लाई करके बताते हैं। दोस्तों, ब्रेग का जो समीकरण है उसका प्रयोग करते हुए डेविसन एवं जर्मर ने इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट की। ब्रेग समीकरण क्या है? d sin थीटा बराबर होता है n लैम्बडा के। d sin थीटा किसके तुल्य होता है? n लैम्बडा के। तो इन्होंने इस जो निकल का क्रिस्टल है, उन निकल के क्रिस्टल के जो परमाणु है या तलों के मध्य की दूरी है वो देखी तो पाया कि 2.15 एंगस्ट्रोम होती है। और थीटा बराबर जब 50 डिग्री होता है तब इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता सर्वाधिक होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं। यहां पर यदि हम इस सूत्र की सहायता से यदि लगातार दो तल ले रहे हैं तो n बराबर 1 आ जाएगा। तो लैम्बडा बराबर यहां से n की वैल्यू 1, लैम्बडा बराबर यहां से कितना आ गया? 2.15 एंगस्ट्रोम इंटू साइन 50 डिग्री। और जब साइन 50 डिग्री की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास में 0.766 इसकी वैल्यू होती है। लैम्बडा का जो मान है वो 1.65 एंगस्ट्रोम प्राप्त होता है। तो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो 1.65 एंगस्ट्रोम प्राप्त होती है। यह है ब्रेग समीकरण से। कौन से समीकरण से प्राप्त हुई है दोस्तों? ब्रेग समीकरण से। फिर डेविसन एवं जर्मर ने डी ब्रोगली की परिकल्पना से भी इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट की। तो डी ब्रोगली की जो तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगली की परिकल्पना से, डी ब्रोगली की परिकल्पना से, तो डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उससे इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी प्राप्त होती है? देखिए, डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला है वो होता है 12.27 एंगस्ट्रोम बट्टे में अंडर रूट में v। इतनी डी ब्रोगली की परिकल्पना से हमने तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला देखा था, फाइंड आउट किया था। आप यदि ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखी है। डी ब्रोगली की परिकल्पना में इस फॉर्मूले को भी हमने इसको अच्छे से समझाया है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो v है वो है इलेक्ट्रॉन को दिया गया त्वरक विभव। और जब आप थीटा बराबर 50 डिग्री और v बराबर 54 वोल्ट की बात करते हैं तो ही तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को दिया गया 54 वोल्ट और थीटा बराबर जब 50 डिग्री पर लिया गया तो लैम्बडा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रोम प्राप्त हुई। और यदि इस सूत्र का प्रयोग करें तो लैम्बडा का जो मान है वो हमारे पास में, देखिए, लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होती है 1.67 एंगस्ट्रोम, जो कि ब्रेग समीकरण से प्राप्त होने वाली लैम्बडा की वैल्यू के समतुल्य है, बराबर है। तो यहां से देखिए दोस्तों, जो डी ब्रोगली है उन्होंने द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य बताई और यदि उसके फॉर्मूले से द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट करें तो 1.67 एंगस्ट्रोम प्राप्त होती है। और यदि डेविसन जर्मर के प्रयोग को काम में लेते हुए यदि हम इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट करें तो वो 1.65 एंगस्ट्रोम प्राप्त होती है। और ये दोनों ही बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगली ने जो द्रव्य तरंगों की परिकल्पना की वो बिल्कुल सही है। और इस परिकल्पना को डेविसन जर्मर के प्रयोग से स्पष्ट भी कर दिया गया है। अर्थात जब कोई कण गति करता है तो उसमें कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति भी मौजूद होती है। इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया।
एक बार इसको देख लेंगे। ये जो डायग्राम है, पूरा का पूरा जो डायग्राम है एक निर्वातित कोष्ठ के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि नहीं तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा गैसों के साथ में आयनीकरण हो जाएगा, इसलिए एक निर्वातित प्रकोष्ठ है, निर्वातित कोष्ठ प्रकोष्ठ कह सकते हैं। निर्वात के अंदर इस पूरी व्यवस्था को रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी तरंगदैर्घ्य होती है, अर्थात द्रव्य कणों की भी तरंगदैर्घ्य होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।